वर्नर सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं। तो वर्नर थियरीज की मुख्य अवधारणाएं, बेसिक पोस्टुलेट ऑफ वर्नर्स थियरी। इसकी मुख्य अवधारणाएं क्या थी? वर्नर सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं क्या थी कि उपसह संयोजक यौगिक में कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सेंट्रल मेटल एटम जो धात्विक परमाणु होता है या आयन होते हैं, दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार की दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। तो जो सेंट्रल मेटल, सपोज दैट किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड या हम यूं कह लें उप सह संयोजक यौगिक को लें। पहला पोस्टुलेट क्या था कि उप सह संयोजक यौगिकों में सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। एक प्राथमिक दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। तो जब हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सह संयोजक यौगिकों को लिखते हैं तो जो बड़े कोष्ठक में होते हैं यह बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये बड़े से कोष्ठक को कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है जिसको केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम से छोटे कोष्ठक में हमेशा ऑलवेज मोस्टली हम पाएंगे कि लिगेंड रहता है। लिगेंड क्या है? लिगेंड ऐसा एटम या आयंस हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को देते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, उसे ही हम लिगेंड कहते हैं। यह लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये लिगेंड है। तो ये लिगेंड, तो न्यूट्रल हमने लिखा, अमोनिया का न्यूट्रल लिखा। और जितने लिगेंड होते हैं, जितने लिगेंड होते हैं इस पर जो संख्या होती है उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर या उप संयोजक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यदि यहीं 5 रहता है तो 5 हो जाता है। या यहाँ पर हमने Cl2 बना दें और यहाँ Cl1 ही रहे, इसका मतलब है यहाँ हम 5 लिख दें तो यहाँ कितना रहेगा? 5 ये है और ये है। कोऑर्डिनेशन नंबर 1 इसको माना जाएगा, 5 1 6। अब यहाँ सर्वप्रथम हम ये जिक्र कर रहे हैं कि आखिर जो पोस्टुलेट मेन दिया गया, जो अवधारणाएं वर्नर्स थियरी द्वारा बताई गई कि इसमें दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। इसमें उप सह संयोजक यौगिकों में दो प्रकार की संयोजकताएं हुआ करती हैं। जो कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा होता है उन्हें हम द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। जैसे यहाँ हम क्लोरीन की चर्चा करें तो ये सेकेंडरी वैलेंसी है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है उसे हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता। जो प्राथमिक संयोजकता होती है और सेकेंडरी संयोजकता जो होती है, सेकेंडरी या द्वितीयक संयोजकता होती है, हम इसको वैलेंसी कर दें, इसमें विशेष अंतर होता है। इसमें अंतर क्या होता है? जब हम प्राथमिक संयोजकता या प्राइमरी वैलेंसी की बात करते हैं, ये प्राइमरी वैलेंसी या हम प्राथमिक संयोजकता हम कहेंगे, तो यह जो है ये प्राथमिक वैलेंसी आयनाइजेबल होता है, अर्थात आयनित होता है। और द्वितीयक जो वैलेंसी होती है या सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल या अनायनित। हम इसको नॉन आयनाइजेबल जेबल भी कहेंगे, इसको आयनाइजेबल। दूसरा पॉइंट उठता है कि जो प्राथमिक संयोजकता है, ये प्राइमरी संयोजकता, ये नॉन डायरेक्शनल, अर्थात इसकी प्रकृति जो है अधिशात्मक होती है।
प्रकृति आदिशात्मक या नॉन डायरेक्शनल। ये जो है इसकी प्रकृति डायरेक्शनल होता है या दिशात्मक या डायरेक्शनल। अब देखिए, ये डायरेक्ट अटैच सेंट्रल मेटल एटम से नहीं होता, परंतु जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है डायरेक्ट अटैचमेंट सेंट्रल मेटल एटम से, यह जो है ऋणात्मक से संतुष्ट होता है। यदि इसको हटा दें दो कि माइनस, कभी कभी ये भी देखा गया है पॉजिटिव भी होता है। प्राथमिक संयोजकता या प्राइमरी वैलेंसी होता है, ये आयनाइजेबल होता है अर्थात आयनित होता है, बट द्वितीयक संयोजकता अर्थात सेकेंडरी वैलेंसी ये अनायनित या नॉन आयनाइजेबल होता है। और इसकी प्रकृति, प्राथमिक संयोजकता की प्रकृति नॉन डायरेक्शनल होता है, अदिशात्मक होता है अर्थात दिशा, इसमें दिशा नहीं होती, लेकिन इसमें द्वितीयक संयोजकता की दिशा होती है, क्योंकि इसकी दिशा किधर है, सेंट्रल मेटल की तरफ। इसमें कोई दिशा नहीं है, ये आउट ऑफ स्फीयर के बाहर, अर्थात जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसके बाहर होता है। प्राथमिक संयोजकता या प्राइमरी वैलेंसी के संदर्भ में बात करें तो यह डायरेक्ट जो है नहीं जुड़ता सेंट्रल मेटल एटम से, ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, बट सेकेंडरी वैलेंसी चाहे अमोनिया हो या क्लोरीन, ये सब जो है लिगेंड है, ये डायरेक्टली जो है अटैच है किससे, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट से, परंतु ये सीधे सेंट्रल मेटल एटम से सेकेंडरी वैलेंसी जुड़ा होता है। एक पॉइंट और उठता है कि जो ये इसकी दिशा अदिशात्मक होने के कारण, यह इसी के कारण जो है यह उप सहसंयोजकता या उप सहसंयोजक यौगिकों में ज्यामिति के लिए उत्तरदायी नहीं होता। इसी के कारण जो है ये ज्यामिति के लिए उत्तरदायी नहीं होता, लेकिन जो द्वितीयक संयोजकता होती है यह कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर में ये जुड़ता है, ये ज्यामिति में जो है रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है, इसकी जिम्मेदारी बनती है ज्यामिति संरचना बनाने में। ये क्लोरीन जैसे है, ये है, जब भी इसकी संरचना बनाएंगे तो ये इसके स्ट्रक्चर में ये भाग लेगा, लेकिन ये नहीं लेगा। सेकेंडरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ एक निश्चित दिशा में होते हैं, या तो ये अष्टफल की संरचना का निर्माण करें, ऑक्टाहेड्रल संरचना का निर्माण करें, या जब इसमें चार 4 सेकेंडरी वैलेंसी हो, या तो टेट्राहेड्रल बनाए, या तो ये एक ज्यामितीय संरचना स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतली बनाते हैं। यहाँ पर हम वर्नर के सिद्धांत के आधार पर उपसह संयोजक यौगिक की संरचना के बारे में हम बता रहे हैं। वर्नर साहब ने किस तरह से इसको डिफाइन या परिभाषित किया, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर्स थियरी का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, जिसमें वर्नर साहब ने कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया लिया और 3 क्लोरीन को लिया, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराया, जिसके फलस्वरूप 1 मोल सिल्वर क्लोराइड बनता है। और 1 मोल सिल्वर क्लोराइड का तात्पर्य ये प्राइमरी वैलेंसी है। यहाँ पर 1 मोल AgCl का अर्थ है, सिल्वर क्लोराइड का अर्थ है कि एक Cl आयनाइज हो गया, आयनाइज होने के फलस्वरूप यहाँ 1 प्लस लग गया, ये इसीलिए जो है ये प्राइमरी वैलेंसी है। और बाकी बचा है, बाकी 2 Cl बचे हैं यहाँ पर, जो ये सेकेंडरी वैलेंसी को इंगित कर रहा है। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी आपके क्वेश्चन नंबर को बता रहा है और प्राइमरी वैलेंसी आपका बाहर बता रहा है। इसी प्रकार से यदि हम कोबाल्ट के साथ 6 AnH3 लें और 3 Cl, वैसे ही यदि हम AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएं तो यदि यहाँ पर 2 मोल सिल्वर क्लोराइड AgCl आयनाइज होता है तो क्या बनेगा, तो बनेगा क्या, कोबाल्ट NH3 क्या बचेगा, अर्थात यहाँ पर Cl है, यहाँ पर +2, यहाँ पर 1 बचा है। अगर 2 मोल
2 मोल AgCl आयनाइज्ड हो जाता है तो यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 2 पॉजिटिव चार्ज ले जाता है। 2 मोल AgCl का अर्थ है कि यहाँ 2 क्लोरीन आयनाइज हो गया, यहाँ +2 के फॉर्म में ये 2 क्लोरीन, 2 AgCl के 2 निगेटिव है साथ यहाँ पर बनेंगे तो 2 प्लस के फॉर्म में आ गया और बचा क्या, एक, तो यहाँ एक बचा है और यहाँ 6 होना ही चाहिए, एक और यहाँ 5, तो 5 1 6 इसकी वैलेंसी हो गई, सेकेंडरी वैलेंसी है और ये प्राइमरी वैलेंसी कितने, कोबाल्ट को 6 अमोनिया के साथ 3Cl लेते हैं और पुनः अब हम क्या निकालते हैं 3 मोल, तो हम यहाँ 3 मोल AgCl बना, जब 3 मोल AgCl बनेगा तो बचेगा का, तो कोबाल्ट यहाँ +3, अर्थात तीनों क्लोरीन 3 मोल AgCl का अर्थ है 3 क्लोरीन जो है, ये 3 क्लोरीन क्या हो गया, यहाँ पर 3 AgCl के 3 निगेटिव है, 3 AgCl के 3 निगेटिव है, तो जब 3 निगेटिव है तो यहाँ हम 3 +3 बैलेंस करेंगे। अब यहाँ अंडर में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कोई भी जो है क्लोरीन नहीं बचा, तो इस प्रकार से हेक्सा अमीनो कोबाल्ट बनेगा। मोलर कंडक्टेंस के बारे में हम देख लें, तो मोलर कंडक्टेंस है क्या, तो यदि नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हो तो मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा होता है। कैसे, इसका कंसेप्ट समझते हैं थोड़े से पॉइंट में। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं NaCl है, मान लीजिए पहला है NaCl है, जब इसको आयनित कराएंगे तो ये प्लस और ये माइनस में आयनित हो जाएगा, अर्थात नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, नंबर ऑफ आयंस इसमें कितने आ गए, एक प्लस है एक माइनस, अर्थात 1:1 के अनुपात में आ गया। और जब टोटल आयंस की बात करते हैं, टोटल आयंस कितने हैं, +1 और एक -1, टोटल आयंस 2 हो गए। इसी प्रकार से यदि हम एक दूसरा ऑप्शन लेते हैं बी, जिसमें हम कैल्शियम क्लोराइड की चर्चा करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है और क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, तो ये है, इसमें -1 चार्ज है, तो नंबर ऑफ आयंस का अनुपात क्या है 2:1 और टोटल आयंस कितने हो गए 2 1 3, तो हम यह देख रहे हैं कि टोटल आयंस जो है पहले में से जब हम बी में चलते हैं तो ये घट रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस जो है बी वाले में ज़्यादा है ए की अपेक्षा, तो इसका मतलब बी वाले में ज़्यादा है ए की अपेक्षा आयंस, क्योंकि इसमें 3 आयंस हैं टोटल, इसमें 2 आयंस है। ये मोलर कंडक्टेंस निकालने का तरीका है, बी का मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा है ए की अपेक्षा। देख रहे हैं कि इंक्रीज कर रहा है आयंस ए से बी की तरफ जाने पर, तो ये पॉइंट मोलर कंडक्टेंस का बनता है, तो इसमें भी ऐसे ही है। अब देखते हैं, इसमें हम देखते हैं यदि हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ कितने आयंस हैं, एक आयंस है, एक आयंस नहीं है, इसमें 2 आयंस है, यदि एक लिखेंगे तो एक तो क्लोरीन है ना, यदि हम लिखना चाहें तो एक यहाँ क्लोरीन लिखेंगे, तो क्लोरीन जब लिखेंगे तो इसको हटाएंगे तो एक प्लस आएगा, तो इसका एक आयन माइनस होगा, इसका एक आयन प्लस होगा, तो कितने हो गए 2 आयंस हो गए। जब हम कोबाल्ट 6 इसमें हम देखते हैं दूसरे पॉइंट में, तो इसमें भी हम यहाँ हम +2 जो लिखे हैं तो यहाँ भी 2l 2l है, तो 2l माइनस है, जब 2l माइनस होगा तभी तो +2 होगा, इसका मतलब 3l पर तो एक ही माइनस होता है, तो इसमें कितने हो गए टोटल चार्ज कितने हो गए 3 हो गए, टोटल आयंस कितने हो गए 3, इसमें कितने टोटल आयंस कितने हो गए 2 हो गए, और इसमें ये 3 है तो यहाँ 3 का मतलब अगर क्लोरीन लिख दिया जाएगा तो एक माइनस उस पर चार्ज आएगा, तो एक इस पर आएगा, तो यहाँ टोटल कितने हो गए 4 हो गए। तो हम मोलर कंडक्टेंस के संदर्भ में जब बात करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस इनमें से सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है, क्योंकि जिस मतलब मोर आयंस मोर मोलर कंडक्टेंस, तो यदि हम 1 2 और 3 तीनों का कंपैरिजन करें
वर्नर्स थियरी में जो दिए गए जो स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रिकल के आधार पर हम देखें, इसकी कंपैरिजन कराएं या इसकी तुलना करें, तो हम यह देखते हैं, तुलना करने पर यह देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी तीसरे की है, उसके बाद दूसरा, आफ्टर देन फर्स्ट। ये मोलर कंडक्टेंस का समूह था।